जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, ठीक है, जिससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इससे पहले आपने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये सारी चीज़ों का वीडियो नहीं दिखा हुआ है, सेल्यूकस निकेटर है ना, हेलेना कौन थी, ये सारी चीज़ें आपने नहीं देखी हुई है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज का हम लोग ये वीडियो है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्य वंश पार्ट 2 को, ठीक है। मौर्य वंश पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा वो सारी, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज के वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जीके जीएस को एक आसान तरीके से, एक अलग अंदाज में सीखने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, हमने आपको बता दिया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उसका अंत कैसे हुआ, उसने जैन धर्म को अपना लिया था कि बुद्ध धर्म को अपना ली थी, सारी चीजें मैंने मतलब डिस्कस करी हुई है, अब जाके वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग ये शुरू करते हैं बिंदुसार, ठीक है, मौर्य वंश का सेकंड पार्ट है, बिंदुसार शुरू करते हैं। देखिए, बिंदुसार का जो शासन काल था है ना, टोटल वो 298 से 273 बीसी था, यानी कि इसी पूर्व था, ठीक है, ईसा पूर्व था। बिंदुसार के माता का नाम क्या था? दुधरा था, ठीक है, दुधरा, ठीक है, दुधरा, जबकि पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। जैन साहित्य में बिंदुसार को, ठीक है, शिनसेन कहा गया है। यूनानी साहित्य में, देखिए, अलग अलग साहित्य में अलग अलग नामों से जाना गया है। तो यूनानी साहित्य में बिंदुसार के मतलब इसको कहा गया है अमित्रोचेटस, मतलब अमित्र घात, अमित्रोचेटस मतलब अमित्र घात, ठीक है। आगे समझते हैं। देखिए, अमित्रघात राजदूत बिंदुसार के शासनकाल में, ठीक है, उज्जैन और तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, ठीक है। किसके शासनकाल में? तो बिंदुसार के शासनकाल में उज्जैन और तक्षशिला में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसके शासनकाल में, ठीक है, यूनानी राजदूत, इन्हीं के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी राजदूत डाइमेकस भारत आया था ना, और सीरिया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, सीरिया का शासक कौन था उस समय? एंटीयोकस इसका परम मित्र था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, समझते हैं वन बाय वन। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था, ठीक है, आजीवक संप्रदाय को मानता था, जिसकी जो स्थापना की थी वो मखली पुत्र, ठीक है, किसने की थी? गोशालने की थी, गोशालने ने की थी। चलिए, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। इन्होंने यह बताया, ठीक है, तारानाथ जो कि बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा मानने वाले थे और उनके बारे में बहुत ही ज्यादा ज्ञाता थे, वो बहुत ज्यादा जानने वाले थे। उन्होंने यह बताया कि जो बिंदुसार था वो लगभग 16 राज्यों का विजेता था, वो जीत चुका था, ठीक है, 16 राज्यों को। चलिए आगे समझते हैं। इसी क्रम में अशोक को हम सभी लोग जानते हैं भाई, इसके नाम से परिचित हैं, काफी मतलब अच्छा शासक माना जाता है, ठीक है। इसके बारे में वन बाय वन चीजें इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, देखिए, अशोक क्या 273 ईसा पूर्व से 232, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए, अशोक का पूरा नाम क्या है भाई? तो देवाना प्रिय था, ठीक है, अशोक का पूरा नाम देवाना प्रिय अशोक मौर्य था। अशोक क्या पूरा नाम क्या था? देवाना प्रिय अशोक मौर्य था, ठीक है। और पुराणों में अशोक वर्धन इसको कहा गया है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है। और अशोक नाम लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? तो मास्की गुजरात, ठीक है, अभिलेख से मिलता है। इससे मिलता है किससे? मास्की गुजरा अभिलेख से मिलता है। आगे समझते हैं। अशोक के द्वारा झेलम नदी के तट पर, ठीक है, अशोक के द्वारा ही झेलम नदी के तट पर श्रीनगर को बसाया गया था, ठीक है। अशोक ने ही उसे बसाया था, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन हर बार कि किस नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है, किसने बसाया था, ठीक है। तो झेलम नदी, और किसने? तो अशोक ने। चलिए बात आगे समझते हैं। आगे है कि अशोक का एकमात्र पुत्र था, ठीक है, अशोक का एकमात्र पुत्र कौन था? तीवर, और उसकी जो पत्नी थी वो कौन थी? तो कारुआकी थी, ठीक है। और एक खास बात कि बिंदुसार के शासनकाल में, ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में, यानी कि बिंदुसार के शासनकाल में जो अशोक था वह तक्षशिला और
जो उज्जैन था उसका उप राजा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो उप राजा था। ठीक है, अब आते हैं कलिंग विजय। देखिए कलिंग क्या है, कलिंग विजय क्या है। कलिंग एक ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत सारी हाथियां रहती है। एक्चुअली वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए जाने वाला वो स्थान है कलिंग, तो उसी को बोल देते हैं कलिंग विजय। तो अशोक ने विजय पाई थी, तो समझते हैं कैसे। तो देखिए कलिंग विजय का जो समय है, टाइम ड्यूरेशन है, वो है 261 ईसा पूर्व। ठीक है, 261 BC। अशोक ने शासनकाल के 8वें वर्ष, अशोक ने शासनकाल के 8वें वर्ष ही कलिंग पर हमला कर दिया, कलिंग पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब जिसका जो परिणाम हुआ क्या हुआ समझते हैं। कलिंग की जो राजधानी थी उस समय तोशल थी। ठीक है, कलिंग एक ऐसा स्थान जो हाथियों के लिए जाना जाता था, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो वो चीज वहां पे क्या कर लिया, अब उसने वहां पे कलिंग पे विजय पा लिया। ठीक है, वहां पे वो राज करना शुरू कर दिया। चलिए आगे समझते हैं कि जो कलिंग विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख तथा हाथी गुम्फा, ठीक है, अभिलेखों से मिलता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि अशोक के अभिलेखों तथा शिलालेखों को प्रथम बार, ठीक है, अशोक के शिलालेखों तथा अभिलेखों को प्रथम बार जेम्स प्रीसेप पढ़ने में, ठीक है, एक समझते हैं यहाँ पे जेम्स प्रीसेप को मिली थी सफलता, जो मिली थी ना इसके अभिलेखों और शिलालेखों को पढ़ने में। कौन था भाई साहब, तो जेम्स प्रीसेप था, और जिसे 1837 में सफलता हासिल हुई थी अशोक के शिलालेखों और अभिलेखों को पढ़ने में। तो काफी चीजें पूछता है कि फर्स्ट टाइम किसने सफलता पाई शिलालेखों और अभिलेखों को पढ़ने में, अशोक के, तो कौन था, जेम्स प्रीपेंस था। ठीक है, प्रीसेप था। और अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था। ठीक है, अशोक भारत का पहला ऐसा शासक जिसने अभिलेख लिखवाए थे। जो अभिलेख लिखवाए थे ये मुख्यतः 3 भाषा में थी, प्रकृति थी, आर्मेक थी तथा ग्रीक भाषा थी। तो कई बार ये पूछता है, तो 3 भाषाएं थी मुख्यतः। चलिए आगे समझते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि पुष्यमित्र शुंग का स्थापना किसने करवाया। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का स्थापना किसने करवाया, तो वो भाई साहब पुष्यमित्र स्वयं ही था। ठीक है, आगे समझते हैं। इसका जो मैंने थोड़ी सी गलत बता दी आपको। देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त था। ठीक है, यहाँ पे बृहदत्त था, जिसकी हत्या मौर्य के सेनापति, ठीक है, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने करवा दी। और पुष्यमित्र शुंग यानी कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग स्वयं था। ठीक है, आगे समझते हैं। मौर्य वंश का जो चिन्ह था, ठीक है, जो सिंबल था वो था मयूर या मोर। ठीक है, आगे समझते हैं। यह मगध साम्राज्य में, है ना, यह मगध काल का पहला ब्राह्मण क्या था, शासक था। ठीक है, जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, लगभग 2 बार लगातार अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। ठीक है, इसके राज पुरोहित के रूप में पतंजलि को जाना जाता है। जो इनके राज पुरोहित है ऐसा माना जाता है कि पतंजलि दरबारी थे। ठीक है, तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति को माना जाता है ना, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति को माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो देवभूति थे इनकी हत्या वासुदेव ने कर दी थी। ठीक है, जब आपको याद होगा जब हम आपको महाजनपद पढ़ा रहे थे तो उसमें वासुदेव का हमने जिक्र किया हुआ था सभी जनपदों में। ठीक है, तो आई होप आपको ये मौर्य वंश का सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।